तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों, इससे पहले हम लोग पिछले चैप्टर में, जो कि हम लोग का मोशन चैप्टर था, काइनेमेटिक्स, तो उसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़े थे कि रेस्ट क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करना वो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेटेड मोशन, वो एक्सेलरेशन के साथ किस तरीके से मूव करता है, वहाँ पे क्या चेंजेज आते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग पढ़े थे। और इस चैप्टर में हम लोग वो सारे मोशन का रीजन पढ़ेंगे, रीजन समझेंगे हम लोग कि वो मोशन किस तरीके से हो रहा था, कोई चीज़ एक्सेलरेटेड कैसे है, तो उस चीज़ का रीजन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसको समझने से पहले हम लोग टर्म वाइज सारा कुछ समझते हैं। यानी कि सबसे पहले तो फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स, फोर्स का डेफिनेशन, उसको किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, फोर्स का यूनिट, और उसके बाद हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले यदि फोर्स की बात की जाए तो फोर्स क्या है, तो जनरली हम लोग इससे पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होता है। तो जितने भी वो पुश और पुल के फॉर्म में होता है, यानी कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, ये हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे। तो फोर्स होता भी है पुश एंड पुल के फॉर्म में ही। हम लोग किसी चीज़ को यदि धक्का दे रहे हैं यानी कि फोर्स लगा रहे हैं, ये भी फोर्स है, पुश कर रहे हैं। किसी चीज़ को खींच रहे हैं तो पुल करना, वो भी क्या है, तो एक तरह का फोर्स है। तो सारे के सारे फोर्सेस वो पुश एंड पुल के फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन उसको अब डिफाइन करने का तरीका थोड़ा सा हम लोग को चेंज करना होगा। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि बाहर से हम लोग कुछ लगाते हैं, जिसकी वजह से कुछ चेंजेज होते हैं। और वो क्या चेंज करता है, तो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करता है। स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज करता है या फिर उसको चेंज करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू चेंज। अब यहाँ पे पूछोगे कि चेंज लिख दिए तो फिर ट्राइज टू चेंज लिखना क्या जरूरी है, तो हाँ जरूरी है। क्यों, क्योंकि फोर्स हम लोग लगाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि फोर्स लगने के बाद उसका इफेक्ट दिखे या कोई चीज़ को चेंज करे, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करे। कभी कभी वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता हुआ नज़र नहीं आता। जैसे कि मान लो कि चलो ये दीवार है और इस दीवार पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ये दीवार तो अपनी जगह से खिसक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो ये क्या है, तो फोर्स लगा तो रहे हैं लेकिन वो उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। हम लोग उतना फोर्स नहीं लगा रहे कि वो हिल सके, लेकिन फोर्स तो लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या है, तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर विच चेंज और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। यानी किसी के ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट का जो उसका पोजीशन है, उसका जो स्टेट ऑफ रेस्ट वाला स्टेट है उसको, या फिर उसका जो मोशन वाला स्टेट है उसको चेंज करने की कोशिश करता है या फिर चेंज करता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उसको वो मोशन में ला सकता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करा सकता है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन से। तो कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको फोर्स लगाने से उसको रेस्ट में लाया जा सकता है, या उसके स्पीड को बढ़ाया जा सकता है या स्पीड को घटाया जा सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। और इसको हम लोग फोर्स को डिफाइन भी इसी तरीके से कर सकते हैं कि फोर्स क्या है, तो फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने के बाद उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया हम लोग का फोर्स। तो फोर्स को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो फोर्स को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। न्यूटन, तो यानी कि न्यूटन क्या है, तो फोर्स का यूनिट है। तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसको हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं। और ये किस तरह का यूनिट है, तो ये SI यूनिट है। ये SI यूनिट है। तो इसका CGS यूनिट भी कुछ होगा जो कि डाइन है, और इस दोनों में क्या रिलेशन है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, जिसको हम लोग CGS यूनिट बोलते हैं। और किस तरीके से चेंज होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग पहले हम लोग फोर्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या है, तो न्यूटन, और उसका CGS यूनिट डाइन।
फोर्स का डिफिनेशन तो ये हो गया फोर्स का। अब इफेक्ट, तो इसके बाद का टॉपिक है हम लोग का, ये तो डिफिनेशन हो गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होता है, तो जो हम लोग डिफाइन किए हैं अभी वो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स से ही डिफाइन किए। यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या होगा, किसी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट पे यदि हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है उस पर हम लोग फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है उस पर फोर्स लगाएं तो उसको हम लोग रोक सकते हैं, या फिर उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं या उसके स्पीड को डिक्रीज भी कर सकते हैं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट यदि मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, हम फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये सारे क्या हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। इसके अलावा एक और इफेक्ट है और वो है उसके शेप एंड साइज को चेंज करना। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये भी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में आ रहा है। तो अब इसका एग्जाम्पल पूछा जाए तो कई सारे एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल में सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल, बच्चों आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते होंगे, और क्रिकेट में यदि सारे फील्डर्स की बात करें तो मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे फोर्स वाला सारा कुछ समझ में आ जाएगा, सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स वहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे सबसे पहला, यदि कोई बॉलर है और वो बॉलिंग कर रहा है, तो बॉलिंग कर रहा है तो क्या कर रहा है वो मतलब कि उसके हाथ में बॉल है, वो रुका हुआ है, यानी कि बॉल रेस्ट में है, और वो दौड़ता है और उसके बाद वो स्पीड आके उस बॉल को थ्रो करता है। यानी कि वो फोर्स लगाया जो कि बॉल उसके हाथ में रेस्ट में था, वो उसके फोर्स के लगाने की वजह से उसमें काफ़ी स्पीड आ जाता है और वो आगे की ओर मूव करता है। तो चलो ये क्या हो गया, तो ये हो गया रेस्ट से मोशन में आना, फोर्स लगाया रेस्ट से मोशन में आया। अब जो बैट्समैन है, जो बॉल हम लोग फेंके, वो बॉल कहाँ गया, तो बैट्समैन के पास गया। बैट्समैन क्या किया, तो उसको बॉल को देखा और उसको हिट किया। अब हिट करने की वजह से क्या हुआ, बॉल सामने से आ रहा था, जैसे ही फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, तो बॉल को वो रोक रहा है, यानी कि हिट किया और उसका स्पीड कम हो गया और वो बस थोड़ी देर आगे जाके रुक गया। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि यदि वो बॉल हिट किया और वो हल्का सा टच कर दे तो वो बॉल बैट से टकरा के वो पीछे की ओर चले जाता है और 4 रन। यानी कि अभी क्या किया, तो उसके स्पीड को केवल चेंज नहीं किया लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। यानी कि बॉल स्पीड से आ ही रहा था, केवल उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया और बॉल उधर बाउंड्री के बाहर। तो ये सारे क्या हैं, तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स है। इसके अलावा और भी हम लोग बोल सकते हैं कई सारे एग्जाम्पल। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं। अब यदि हम लोग बोलें तो फोर्स के बाद, चलो फोर्स क्या होता है, फोर्स के डिफिनेशन समझ में आ गया। अब है बारी हम लोगों को कि फोर्स के टाइप की, कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फोर्स का टाइप, तो फोर्स के कई तरीके से उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं हम लोग। एक तरीका था हम लोग का कि उसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते थे कि फोर्स के 2 टाइप हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कि यदि 2 फोर्स यदि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रह के फोर्स लगाता है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है, और यदि बिना कॉन्टैक्ट के ही फोर्स लगा सकता है तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से ही समझ लेते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या है, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब तक कि कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं होगा तो फ्रिक्शन वहाँ पे उसके बीच नहीं लगेगा, यानी कि एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स, हमको किसी चीज़ पे ताकत लगा रहे हैं, किसी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जब तक हम उसको टच नहीं करेंगे उसको हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। हम लोग के माइंड में वो पावर तो नहीं कि मतलब कि वो चुपचाप हम यहाँ खड़े खड़े किसी पे फोर्स लगाएं और वो गिर जाए। तो मतलब कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स भी क्या है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। उसी तरह से यदि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल बोला जाए तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या, तो जैसे कि ये चौक है, इसको यदि हम ऊपर फेंक दें तो ये ऊपर जाने का धीरे धीरे फिर नीचे की ओर आएगा, तो उसका नीचे की ओर आना, तो नीचे की ओर आना क्यों नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स लगा रहा है, उसको अपनी ओर खींच रहा है। देखो यहाँ भी पुल वाला केस आ गया कि वो खींच रहा है उसको, तो ये किस तरह का फोर्स है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, अर्थ उसको अपनी ओर खींच रहा है। या फिर हम लोग के पास कोई मैग्नेट है, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, और वो क्या होता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी ओर खींच रहा है बिना उसके कांटेक्ट में आए। दोनों दूर हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं है, उसके बीच में मतलब बिल्कुल केवल एयर है, लेकिन फिर भी उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो ये किस तरह का फोर्स है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो एक तरह के फील्ड फोर्स होते हैं, उसको हम लोग फील्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसका अपना एक फील्ड होता है और उस फील्ड में यदि कोई दूसरा उस तरह का मतलब कि उस तरह के नेचर वाला वहाँ पहुँच जाए तो वो उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट को के अलावा भी इसको दूसरे तरीके से हम लोग कुछ पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो इसका दूसरे तरीके से डिवाइड करें तो एक है बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। और बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? तो बैलेंस का मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे ढेर सारे फोर्सेस लग रहे होते हैं, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक मान लो इधर से लग रहा है, कई डायरेक्शन से लग रहा है, लेकिन उस फोर्स के लगने के बावजूद उसका नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि उस फोर्स के लगने के बावजूद उसमें मोशन नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस किस तरह का फोर्स है, तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। और यदि कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसकी वजह से किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका मूवमेंट हो रहा है, यानी कि उसका नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो वो हम लोग बोलेंगे वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने के लिए हम लोग को फोर्स का एक और टाइप समझना चाहिए और वो है हम लोग का रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स, तो सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है? तो रिजल्टेंट फोर्स का मतलब यहाँ नाम से ही लग रहा है, रिजल्टेंट यानी कि कई सारे फोर्स का एक रिजल्ट है। का कुछ ऐसा ही है भी कि मान लो कि मेरे पास एक ब्लॉक है बड़ा सा और उस पर कई सारे लोग मिलकर फोर्स लगा रहे हैं। मान लो कि एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है। मान लो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और पीछे से भी कोई धक्का दे रहा है, मान लो कि 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। और मान लो कि कोई एक अकेला आदमी, और चलो इसमें और भी मान लेते हैं कि और भी फोर्सेस लग रहे हैं, एक की इस एंगल पे लगा रहा है, एक इस एंगल पे लगा रहा है, तो चलो 5 फोर्स लग गए। यहाँ पे चलो 5 न्यूटन का लगा रहा है, ये मान लो कि 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कई सारे फोर्सेस हैं, सबका अलग अलग डायरेक्शन है। मान लो कि यही सेम ऑब्जेक्ट जो कि मान लो कि बहुत मास है इसका, 100 किलोग्राम मान लेते हैं, सेम मास यहाँ पे रखा हुआ है और उस पर केवल एक आदमी फोर्स लगा रहा है, और वो भी जो भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन जितना फोर्स ये सारे मिलके लगा रहा है उसकी वजह से जो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही एक्सेलरेशन यदि इस अकेले की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो फोर्स है, ये फोर्स ये सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसकी वजह से जो इफेक्ट वहाँ पे आ रहा है, जो नेट फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से जो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारे फोर्सेस को हटा के यदि हम लोग को एक सिंगल फोर्स लगाएं और उस सिंगल फोर्स की वजह से भी उतना ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो उस सिंगल फोर्स को उस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को हम लोग रिजल्टेंट फोर्स से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे कि, तो बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स है, यानी कि वो ग्रुप ऑफ फोर्स जिसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, वो हम लोग का बैलेंस्ड होगा। रिजल्टेंट फोर्स जीरो का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक ब्लॉक है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं, ये भी 10 न्यूटन का, एक इधर से लगा रहे हैं 12 न्यूटन का, एक इधर से भी लगा रहे हैं 12 न्यूटन का। ढेर सारे फोर्सेस हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो आ जा रहा है। ये मूव ही नहीं करेगा, ये अपने जगह पे फोर्स लग रहा है लेकिन इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि हम लोग बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है। तो बैलेंस्ड फोर्स क्यों है? क्योंकि इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लगने के बावजूद इस ऑब्जेक्ट में कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि इसका नेट फोर्स जीरो है, इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्स है। उसी जगह पे यहाँ पे यदि बोले तो ये सारे फोर्सेस लगने की वजह से मान लो कि यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, मान लो कि यहाँ पे A = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे एक्सेलरेशन = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये प्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग बोले हैं कि ये जो एक्सेलरेशन, सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये सिंगल फोर्स है और यहाँ पे इतने सारे फोर्सेस है, सेम ब्लॉक, तो ये फोर्स इस सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स है। तो चलो ये समझ में आ चुका होगा कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। तो ये फोर्स के मतलब एक दूसरे तरीके से इसका टाइप बोल सकते हैं। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के बाद हम लोग बात करें तो अब इसके कुछ टर्म वगैरह, अब टर्म में क्या क्या, तो कुछ टर्म हम लोग को पढ़ना है फोर्स में, जैसे कि इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया के बाद हम लोग को पढ़ना है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें पहला लॉ यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? लेकिन इनर्शिया से पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी समझना जरूरी है, तो दोनों साथ साथ करते हैं।
फोर्स, इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर टाइप के टॉपिक हैं और इसीलिए वो आसानी से समझ में भी आ जाएंगे और एक साथ समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का मतलब ये हो गया, इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रहेगा रेस्ट में ही। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन का मतलब हो गया कि यदि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट पाथ पे, कांस्टेंट स्पीड से किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, तो वो अपने उसी स्टेट में रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स वहाँ ना लगे। तो इस चीज़ को समझना है क्या क्या? तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा हमेशा, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो उस पर हम लोग जब तक फोर्स ना लगाएं तब तक वो वहीं पड़ा रहेगा, वो अपने जगह से हिलेगा नहीं। या फिर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि हम लोग कोई फोर्स ना लगाएं। ये हम लोग का फर्स्ट लॉ है। अब क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे दिमाग में कि ये कैसे हो सकता है? हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, कभी ग्राउंड में बॉल को ऐसे लुढ़का देते हैं और वो बॉल जो है धीरे धीरे जाके रुक जाता है। हम लोग कहाँ यहाँ पे ऐसा हुआ कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से जाए, तो वहाँ पे कोई उसको रोक रहा है। कौन रोक रहा है? तो उसको जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है तो वो फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक रहा है, वो उसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को, तो वहाँ पे कोई फोर्स उसको रोक रहा है, इसीलिए वो रुका, नहीं तो वो नहीं रुकता। वही चीज़ हम लोग किसी स्पेस की बात करें, स्पेस में होते और वहाँ पे मान लो किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से थ्रो कर देते, वो उसी स्पीड से चलता रहता जब तक कि कोई चीज़ उसके सामने ना आके उस पर फोर्स न लगाए, कोई उसको रोके ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही समझ में आएगा इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया का मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अनविलिंगनेस या फिर टेंडेंसी टू रेजिस्ट, टेंडेंसी टू रेजिस्ट। अब किस चीज़ का अनविलिंगनेस, किस चीज़ का टेंडेंसी टू रेजिस्ट? तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का, टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करना हो तो बोल सकते हैं कि इनर्शिया क्या है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अनविलिंगनेस या उसका टेंडेंसी टू रेजिस्ट, और किस चीज़ की का अनविलिंगनेस? तो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट ऑफ मोशन वो चेंज नहीं करना चाहता है, और ये जो उस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। यानी कि मान लो कि कोई एक बॉक्स रखा हुआ है किसी जगह पे, हम उसका टेंडेंसी है कि नहीं हम वो उसी जगह पे पड़ा रहे, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनर्शिया बोलते हैं। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। कभी कभी ये एग्जांपल देखे होंगे कि कोई एक ग्लास है और उस ग्लास में हम लोग उसके ऊपर एक कार्ड रख दिए और उस कार्ड के ऊपर हम लोग एक कॉइन रख दिए, और यदि कार्ड पे हम लोग जोर से ऐसे करके हिट करते हैं ऐसे, तो जैसे हिट करते हैं तो कार्ड तो आगे की ओर निकल जाता है, ये कॉइन नीचे की ओर गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये कॉइन अभी रेस्ट में है और ये अपना रेस्ट वाला जो स्टेट है उसको चेंज करना नहीं चाहता, तो ये इनर्शिया रेस्ट वाला पोजीशन चेंज नहीं करना चाहता। इस वजह से क्या होता है? तो जब हम लोग इस कार्ड पे फोर्स लगाते हैं तो कार्ड तो आगे निकल जाता है और ये यहीं पे गिर जाता है, तो इसको हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इनर्शिया का मतलब हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट का अनविलिंगनेस उसके स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करने का जो अनिच्छा है, उसी को हम लोग इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया को हम लोग तीन तरीके से बांट सकते हैं। क्या क्या? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि अपना रेस्ट वाला पोजीशन चेंज करना नहीं चाहता, अपना रेस्ट वाला चेंज नहीं करना चाहता, उसको हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं।
उसी तरीके से जो मोशन चेंज कराना चाहे तो इनर्शिया ऑफ मोशन, डायरेक्शन चेंज ना करना चाहे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग किसी बस से जा रहे हैं, बस पे हम लोग बैठे हुए हैं, बस पे बैठने के लिए सीट नहीं मिला, सॉरी बैठे नहीं है, बस पे सीट नहीं मिला और हम लोग बस पे खड़े हैं। अब बस पे खड़े हैं, मान लो कि गाड़ी रुकी हुई है और अचानक से ड्राइवर जब गाड़ी आगे की ओर बढ़ाता है, तो जैसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो मतलब क्या होता है, बस आगे की ओर बढ़ रहा है और हम लोग उस समय यदि अनबैलेंस्ड हो जाते हैं और पीछे की ओर गिरते गिरते लग जाते हैं, यानी लगता है कि अब पीछे गिर जाएंगे। यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट हुई तो हम लोग को लगता है कि नहीं अब हम लोग पीछे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का शरीर रेस्ट में था बस के साथ साथ। बस चलो कनेक्टेड है, वो मोटर वगैरह से उस पर फोर्स लगा, वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। बस से कनेक्टेड है हम लोग का पैर मतलब उस बस के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो पूरा बॉडी है वो नहीं चाह रहा कि हम जाएं। तो क्या हो रहा है, तो फोर्स इस पर लगा, ये तो आगे बढ़ रहा है और हम लोग का शरीर जो रेस्ट में है, जो कि चाह रहा है कि नहीं हम रेस्ट में ही रहें, तो वो चाहता है कि नहीं रुके रहें, और इसलिए वो क्या होता है तो पीछे की ओर झुक जाता है, यानी कि अपने ही पोजीशन पे फिक्स। लेकिन बस तो आगे बढ़ रही है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि हम गिर रहे हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। अब फिर आगे सोचते हैं कि मान लो कि चलो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में आ गई और हम लोग उस गाड़ी पे एकदम चुपचाप खड़े हैं, और कभी कभी तो मतलब कि गाड़ी काफ़ी स्पीड से होती है और हम लोग हाथ वगैरह छोड़ के भी खड़े रहते हैं, अरे हम तो खड़े हो सकते हैं। लेकिन अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाता है और क्या होता है, हम लोग गिर जाते हैं। क्यों गिरते हैं? तो हम लोग गाड़ी पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, हम लोग गाड़ी के साथ साथ हम लोग का शरीर भी उस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, और वो अपने मोशन वाले स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। इसीलिए क्या होता है कि जब जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं और गाड़ी जैसे ही ब्रेक लगा, ड्राइवर जैसे ही ब्रेक लगाया, तो मतलब कि हम लोग का पैर तो मतलब अचानक से वो गाड़ी के साथ साथ रुका, लेकिन जो शरीर का ऊपर वाला भाग है वो सोच रहा है कि नहीं ये तो हम तो मोशन में थे, मोशन में ही रहना चाहते हैं, और वो आगे की ओर झुक जाता है। तो और गिरते गिरते हम लोग रह जाते हैं, यानी कि आगे की ओर गिरने लग जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है? तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है। और इसका तीसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन को चेंज नहीं करने का अनिच्छा, यानी कि डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल बोलना हो तो इसी बस में हम लोग बोल सकते हैं कि मान लो कि बस पे खड़े हैं, चुपचाप पकड़े हुए हैं एक पोल को, और बस अचानक से मतलब कि वो क्या हो तो लेफ्ट टर्न लिया। तो जैसे ही वो लेफ्ट टर्न लिया तो हम लोग का शरीर तो स्ट्रेट जाना चाहता है, लेकिन बस तो लेफ्ट मुड़ गया, तो हम लोग का शरीर क्या होता है तो राइट टर्न लेता है, यानी कि हम लोग लगता है कि राइट की ओर झुक रहे हैं। कभी कभी किसी गाड़ी से सफ़र करो तो वहाँ पे महसूस होगा कि मतलब कि चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, जब गाड़ी लेफ्ट की ओर टर्न लेता है तो हम लोग का शरीर राइट ओर मुड़ता है, और गाड़ी यदि राइट टर्न लेता है तो हम लोग का शरीर लेफ्ट की ओर मुड़ता है। क्यों? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। उसी तरीके से और हम लोग समझ सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल। बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में क्या होता है, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो बाइक का व्हील के साथ साथ जो वो पानी की बूंदें हैं वो टेंजेंशियली इस तरह से निकलता है। क्यों? क्योंकि बाइक के व्हील के साथ वो सर्कुलर पाथ पे नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि नहीं हम अपने डायरेक्शन को चेंज ना करें। सर्कुलर पाथ पे चलने का मतलब है कि हर टाइम वो डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, तो वो इस तरीके से मूव करता करता मतलब कि वो चाहता है कि नहीं जैसे ही पानी का सरफेस को छोड़ता है वो टेंजेंशियली इस तरह से निकलता है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहता, स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहता है। तो हम लोग को पता है कि जो टेंजेंट होता है वो तो स्ट्रेट डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन बताता है, और वो उस ओर मूव करता रहता है। तो हम लोग का पानी इस तरह से नहीं गिरता है। तो ये क्या है? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल। या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि कभी कभी हम लोग धूप में मतलब कुछ कपड़े डालते हैं, ब्लैंकेट वगैरह, और ब्लैंकेट वगैरह को धूप में डाल के उसके बाद हम लोग स्टिक से उसको बीट करते हैं। जब स्टिक से उस पर हीट करते हैं तो क्या होता है, तो वहाँ पे उसके डस्ट वगैरह झड़ने लगता है। तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि उसको पीटने की वजह से उसका गंदगी साफ हो रहा, तो क्या होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। क्या कैसे? तो वहाँ पे जो ब्लैंकेट है हम लोग का, तो ब्लैंकेट पे जो धूल वगैरह है वो धूल वगैरह ब्लैंकेट के साथ रेस्ट में है, और इनर्शिया ऑफ बोल सकते हैं यहाँ पे रेस्ट का ये एग्जांपल है। जब हम लोग ब्लैंकेट को हिट करते हैं तो ब्लैंकेट मोशन में आ जाता है, और जो धूल है वो रेस्ट में रहना चाहता है, और इसलिए वो बाहर आ जाता है, बाहर गिर जाता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब कि ऐसे ही ये इनर्शिया के टाइप्स हो गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब बारी आती है हम लोग के न्यूटन सेकेंड लॉ का। लेकिन न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम से ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। लेकिन उससे पहले इनर्शिया के बारे में एक और चीज़, यदि इनर्शिया को मेजर यदि हम लोग को करना हो तो एक्चुअल में मास इसका मीटर है, यानी कि मास जिसका ज़्यादा होगा इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा, यानी कि जिस मास
यदि इनर्शिया के बारे में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि मास से हम लोग कंपेयर करके बोल सकते हैं किसी का इनर्शिया ज़्यादा या कम होना। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका इनर्शिया उसके रिस्पेक्ट में कम होगा। तो ये हो गया हम लोग का इनर्शिया। अब आते हैं हम लोग मोमेंटम पे। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम का मतलब हो गया कि ऐसे हम लोग डिफाइन करना हो तो मास इनटू वेलोसिटी से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसमें कि मास है और वेलोसिटी है तो उसमें मोमेंटम होगा। तो वो मोमेंटम यानी कि P इज इक्वल टू, मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। और मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को मोमेंटम बोलते हैं। हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में बोला जाए तो मोमेंटम केवल मास इनटू वेलोसिटी नहीं है। तो क्या है? तो मोमेंटम यहाँ पे मोशन को समझने के लिए या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए मोमेंटम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मोमेंटम हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।